नमस्कार दोस्तों, क्या आप एन के ऑर्डर से अभी भी एग्रीव्ड हैं? अगर यस, तो उस ऑर्डर को आप चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे या सुप्रीम कोर्ट को? इस वीडियो में इसी एस्पेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे इन व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द पेटिशनर कैन अप्रोच द हाई कोर्ट अगेंस्ट द एनसीडीआरसी ऑर्डर? सो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी एन इनहेरेंट आंसर कि yes, we can go to the high court and challenge the NCDRC order, but the question is, what are those certain conditions which must be met before challenging the order of the NCDRC before the high court? The second question is, which high court? अब NCDRC जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। तो क्या केवल दिल्ली हाई कोर्ट में ही हम NCDRC के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, या कोई दूसरी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द NCDRC फोरम? So let's get deeper into the judgments based on the which we will be able to get the answers to these two key questions. So पहले सिनेरियो में हमने ये मान लेते हैं कि एक कंप्लेनेंट ने ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल करी स्टेट कंज्यूमर कमीशन दिल्ली में, राइट? स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए NCDRC को अप्रोच किया गया। NCDRC ने अपना अपील ऑर्डर दिया। अब अपील ऑर्डर विच वाज गिवन बाय द ऑनरेबल NCDRC, तो उसको हम चैलेंज कहाँ करें? दिल्ली हाई कोर्ट में, दूसरी हाई कोर्ट में, या डायरेक्टली हम इन्वोक करें 136 आर्टिकल को टू रीच टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? सेकेंड सिनेरियो इज, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट, जो ऑपोजिट पार्टी थी उसने रिटन स्टेटमेंट टाइमली फाइल नहीं करा, क्योंकि उसने बोला कि जो उसको सर्विस हुई कंप्लेंट की उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे इलेजिबल एंड डिम पेजेस थे, इस कारण से वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाए। तो ऑनरेबल NCDRC ने एक इंटरिम ऑर्डर के अंडर ऑपोजिट पार्टी का राइट टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाया जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए या दिल्ली हाई कोर्ट में? क्योंकि हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन अगेंस्ट द NCDRC वो केवल अंडर सेक्शन 67 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। अदरवाइज ओनली ऑप्शन इज कि आपके पास आर्टिकल 136 को इन्वोक करो और SLP फाइल करो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए। लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस ए केस जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने ये बोला कि डोंट कम फॉर ईच एंड एवरी मैटर बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 136। लेट्स गो इनटू दैट जजमेंट। सो इस जजमेंट में, जो कि 3 जजमेंट जजमेंट है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुरेश चंद जैन, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को रेंडर करी ये जजमेंट। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स, कंक्लूजन फाइंडिंग्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट वी मस्ट आस्क द पिटिशनर हियरिन टू फर्स्ट गो टू द जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, either by way of writ petition under 226 or by invoking the supervisory jurisdiction of the jurisdictional high court under 227. So it means the honorable supreme court categorically stated that you first go to the jurisdictional high court, invoke 226 or 227, and if you are still aggrieved by the decision of the honorable high court, you then come to us under article 136 and we will entertain your petition then only. तो अब हम इस स्लाइड में एक बात करते हैं कि 227 जो कि सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, उसको हम इन्वोक कैसे करें? वेरियस जजमेंट्स आर देयर by the honorable supreme court which categorically states that you cannot simply come for every decision, every order and invoke the supervisory jurisdiction of the honorable high court. अगर आपने आर्टिकल 227 को इन्वोक करना है, you have to establish perversity in the order in your petition.
if you are not able to establish the perversity in the order which you are going to challenge under 227, then you will not get any relief under the 227. फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने February 23, 2022 में ये बोला कि इफ़ यू हैव फाइंडिंग्स इन द ऑर्डर दैट विच आर आइदर एरोनियस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कंसिडरेशन ऑफ मटीरियल एविडेंस, कि भाई मटीरियल एविडेंस को NCDRC फोरम ने कंसिडर ही नहीं किया, या फिर जो एविडेंस थे उसके बेसिस पे कंक्लूजन एंटायरली कॉन्ट्ररी है, दैट इज़ अ सेकेंड कंडीशन, या ऐसी इन्फ्रेंसेस हैं ऑर्डर के अंदर विच आर एंटायरली इम्परमिसिबल in the law. So only in such scenarios you should invoke the Article 227 and get the relief from the High Court. So I will just discuss one example. अब Consumer Protection Act 2019 में we are very clear that the time to file the written response against the complaint is 45 days for the opposite party, right? And if let's say the opposite party files the written response on 50th day along with the filing of application seeking condonation of delay, then as per the act these guidelines are not directory, these are the mandatory timelines, and hence the NCDRC has no power to condone the time beyond the expiry of 45 days. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस वाले मैटर में ये निकल के आया था कि आफ्टर द मार्च 2020 अगर कोई व्यक्ति या ऑपोजिट पार्टी डिले कंडोनेशन के साथ आता है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, तब तो NCDRC फोरम या कोई भी स्टेट कंज्यूमर कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, दे हैव नो राइट to condone the delay for the period beyond 45 days. लेकिन इस जजमेंट के आने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने कंडोनेशन फाइल करी है इवन फॉर द डेज बियॉन्ड द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, चूँकि मल्टीपल जजमेंट्स उस समय थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कि कॉन्ट्राडिक्ट व्यूज़ लेके आ रहे थे, तो देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओके, in that case, considering the facts and circumstances of the case because of which the opposite party failed to file the written response within the desired timeline, any consumer commission can actually condone the delay even beyond the expiry of 45 days. अगर आप उसी स्थिति में थे और आपने एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले बिफोर मार्च 2020 फाइल करी थी, तो देन आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे बाय इन्वोकिंग दी 227 जुरिस्डिक्शन एंड रिलाइंग अपॉन द जजमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन द रिटन स्टेटमेंट टाइमलाइंस के ऊपर, बिकॉज एज पर दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट द इफेक्ट वुड बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, नॉट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. आई होप विद दिस एग्जाम्पल से आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कि आर्टिकल 227 को इन्वोक करते समय you have to be very strong in arguments, you have to show the perversity on the face of the order itself to get the relief under 227 supervisory jurisdiction. So let's now discuss on the second question. अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए हम दो कंपैरेटिव सिचुएशंस लेते हैं. पहली सिचुएशन ये है कि ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल हुई ऑनरेबल दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, फिर उसके अगेंस्ट अपील फाइल करी गई NCDRC में. देन इन दिस केस ये पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, तो इस केस में NCDRC दिल्ली में है, तो एंड स्टेट कंज्यूमर कमीशन भी जो दिल्ली का ही था, सो प्राइमरीली कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में था. तो इन दैट सिनेरियो आप जो है दिल्ली हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हो. सेकंड सिचुएशन इज़ कि ओरिजिनल कंप्लेंट अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन कोलकाता में फाइल हुई है, फिर आपने उसको अपील फाइल करी उस ऑर्डर के अगेंस्ट बिफोर द NCDRC, तो इस सिचुएशन में क्या हम 227 इन्वोक करते हैं और वो मेंटेनेबल रहेगी पिटीशन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, या वो मेंटेनेबल रहेगी बिफोर द कोलकाता हाई कोर्ट? तो लेट अस डिस्कस दिस with the very recent and bang on judgment of the Honorable Supreme Court
in the matter of Siddharth Mukherjee versus Madhab Chand Mittal. सो इस केस के सिनेरियो क्या था, ओरिजिनल जो कंप्लेंट थी वो तो फाइल हुई डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन कोलकाता में, उसके ऑर्डर को चैलेंज किया गया स्टेट कंज्यूमर कमीशन कोलकाता में, फिर उसके बाद रिवीजन फाइल हुई ऑनरेबल एनसीडीआरसी के पास, उसके बाद एग्रीव पार्टी अप्रोच करी 136 ए में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पहले आप जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के पास जाओ। उन्होंने जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट समझा, बिकॉज दोनों एडवोकेट्स दे आर कीप ऑन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ देयर पार्टीज। तो वन ऑफ द party goes to the Honorable Supreme Court and submitted that the Honorable Delhi High Court has no jurisdiction to entertain this petition. So in view of this scenario, the Honorable Supreme Court in Siddharth S. Mukherjee gave a final order. I will read only the operative part of this order, which is, in our opinion, that can hardly be treated as a ground to invoke the jurisdiction of the High Court of Delhi, because revision petitions were decided by the NCDRC, which is situated at Delhi. So that is why this argument was taken to establish that the Delhi High Court has jurisdiction to entertain the petition. So Honorable Supreme Court held that it cannot be treated as a ground to invoke the jurisdiction of Delhi High Court. The respondent number 1 out to have approached the High Court of Calcutta, being aggrieved by the impugned judgment, as the entire cause of action in the present case has arisen in Kolkata. So the Honorable Supreme Court has held that the jurisdictional High Court would be that High Court under which the cause of action has arisen. So merely because the NCDRC has allowed the revision petition filed by the appellants and the respondent number 2 would not be ground to vest jurisdiction of High Court of Delhi. So with this judgment, our answers to both the questions is now crystal clear. One is, can you approach the High Court and challenge the NCDRC order? Yes, you can definitely approach the High Court under Article 226 or Article 227. And in case if you are invoking 227, the order should be perverse in nature and you have to highlight the perversity as a ground in your petition. Second is, which High Court, Delhi High Court or jurisdictional High Court? The answer to this is the jurisdictional High Court, where the cause of action arises. I hope this video would have helped you to understand the nuances involved in challenging the NCDRC order before the High Courts. And do share this video with your friends or the stakeholders who are at this stage of their consumer dispute and still not satisfied with the NCDRC order. This would give them a basic idea on how to handle the issues in the NCDRC order by challenging it at the appropriate High Court. We have also created a playlist on the various Consumer Protection Act matters, and you can find the link in the description. We have covered various procedural aspects, especially at the level of NCDRC. And share this video, like this video and subscribe to this channel. This would help the team who is working on the research and delivering out the content for the benefit of the stakeholders. Thank you very much for going through this video. Jai Hind.